हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल क्विक स्टडी में। मैं कमल बेस्ट। इस वीडियो के माध्यम से दोस्त आपके यहाँ पर कराऊंगा आर्मी टेक्निकल एनए का फिजिक्स का पार्ट नंबर 24, यानी कि दोस्त यहाँ पर आपको मिलेगा आर्मी टेक्निकल यानी भौतिक विज्ञान का पार्ट नंबर 24। इससे पहले दोस्त आपको 23 भाग कराए जा चुके हैं, जहाँ पर आपने महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखे, और आज भी दोस्तों यहाँ पर आप खास क्वेश्चन देखेंगे जो बार बार पूछे गए हैं। तो आराम से आप वीडियो को देखें शुरू से लेकर आखिर तक, और जो भी क्वेश्चन यहाँ पर मिलते हैं दोस्तों, आप सारे क्वेश्चन को लगातार नोट करते रहेंगे। तो देखिए शुरू करते हैं क्वेश्चनों को। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपको दिखता है, एक व्यक्ति जो झूले पर बैठा है खड़ा हो जाता है तो दोलनों की आवृत्ति क्या होगी। यानी कि आपको बताना है व्हेन अ पर्सन सिटिंग ऑन अ स्विंग स्टैंड अप ऑन द स्विंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक जो स्विंग होता है, जो झूला होता है दोस्तों, क्या होता है वो पेंडुलम होता है एक प्रकार से। यदि आप एक पेंडुलम को यानी कि एक लोलक को दोस्तों यहाँ पर आप लटका दें तो यहाँ पर आप देखेंगे इस प्रकार का मोशन करता है। इसे आप कहते हैं दोस्तों ऑसिलेशन, यानी कि इनको आप क्या कहेंगे, दोलन कहते हैं। इस प्रकार से साइकिलिक फॉर्म में चलता है। तो यहाँ पे देखिए कोई व्यक्ति पहले बैठा है और बाद में खड़ा हो जाता है। तो पहले वाला केस यदि आप देखें दोस्तों, जब बैठा है तो यहाँ पर एक पॉइंट होता है जिसको आप कहते हैं सीजी, यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसके बारे में दोस्तों आपको बताया भी गया था, जहाँ पर लगभग आपका संपूर्ण मास या फिर आप कहें संपूर्ण दोस्तों भार एक प्रकार से आप कहेंगे, जहाँ पर टोटल वेट कंजर्व रहता है यानी केंद्रित रहता है, उसी वाले बिंदु को आप कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, आप जब ऑब्जेक्ट को यहाँ पर लटकाते हैं यानी हैंग करते हैं तो यहाँ पर आपको ध्यान देना पड़ता है ऑब्जेक्ट की जो लेंथ है दोस्तों। तो यहाँ पर आप डोरी की जो लेंथ लेते हैं दोस्तों, यानी लंबाई लेते हैं, उसको आप कहाँ से मापते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, यानी कि सीजी से आप मापते हैं। व्यक्ति यहाँ पर बैठा है तो आप यहाँ पैरों से नहीं मापेंगे, बल्कि जहाँ पर उसका सीजी पॉइंट होगा बॉडी का दोस्तों, वहाँ से आप उसको लेंथ को मापते हैं। तो यहाँ पे देखिए यदि आप बैठे हुए व्यक्ति की बात करें तो उसका सीजी दोस्तों आपका नीचे होगा, लेकिन जब व्यक्ति खड़ा हो जाएगा तो ऐसे वाले केस में जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वो भी दोस्तों ऊपर की ओर थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा। तो देखिए पहले वाले केस में यदि आप देखें टाइम पीरियड को, पहले यहाँ पर आप टाइम पीरियड देख लेंगे, यानी आवर्तकाल जो होता है। आवर्तकाल कहने का मतलब होता है दोस्तों यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में टाइम, या फिर आप कहें यहाँ से लेके यहाँ तक दोबारा आने में जो टाइम लगता है उसी को आप टाइम पीरियड कहते हैं। यानी कि वन ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में जो टाइम पीरियड लगता है, समय लगता है दोस्तों, उसे आप टाइम पीरियड कहते हैं। टी बराबर होता है 2π√L/g। यदि आप पहले वाले केस की बात करें दोस्तों तो वहाँ पर आपने लेंथ को L ले लिया माना, और सेकंड वाला केस जब व्यक्ति खड़ा हो जाता है तो यहाँ पर आप लेंथ L मान लेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो CG होगा दोस्तों ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर लेंथ L हो जाएगी। तो जो बाद वाला टाइम पीरियड होगा T डैश आप मान लेंगे उसको, तो T डैश बराबर क्या हो जाएगा 2π√L/g। यहाँ पर आप क्लियर देखते हैं जो T डैश होगा दोस्तों T के मुकाबले में कम होगा। क्यों कम होगा, क्योंकि यहाँ पर जो L का मान है वो ऊपर वाले L के मान से कम हो गया। यानी कि यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे जब व्यक्ति खड़ा हो गया तो यहाँ पे जो टाइम पीरियड होगा खड़े होने में वो आपका डिक्रीज हो जाता है, यानी कम हो जाता है। और यदि टाइम पीरियड कम हो जाएगा दोस्तों तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है, देखिए आप पहले समझेंगे। जो फ्रीक्वेंसी यानी कि जो आवृत्ति होती है दोस्तों, वो नंबर ऑफ साइकिल होती है, यानी कि ये चक्करों की संख्या को आप कहते हैं फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यदि टाइम पीरियड कम हो जाएगा तो यहाँ पर जो साइकिल होंगे, नंबर ऑफ साइकिल होंगे, वो ज़्यादा हो जाएंगे। ये कैसे होगा, ये आपका यहाँ पे देखिए दोस्तों टी जो होता है वो आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती होता है फ्रीक्वेंसी के। यानी कि फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो टाइम पीरियड घटेगा, और टाइम पीरियड घटेगा दोस्तों तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। तो यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी होगी दोस्तों ये आपकी बढ़ जाएगी, यानी साइकिल यहाँ पे क्या हो जाएंगे, छोटे छोटे हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे बी वाला हो जाएगा इंक्रीजेज। और आप ध्यान देंगे यदि पहले व्यक्ति खड़ा है और बाद में बैठ जाता है तो वो वाला केस दोस्तों इसका अपोजिट हो जाएगा। तो आप ये फैक्ट याद रखेंगे तो फैक्ट के आधार पर आप आराम से क्वेश्चन को कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, टेप रिकॉर्डर निम्न में से किसके पास नहीं रखा जाना चाहिए। यानी कि आपको बताना है टेप रिकॉर्डर शुड नॉट बी केप्ट नियर वन ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो टेप रिकॉर्डर होता है, आपने देखा होगा टेप रिकॉर्डर जो होता है वहाँ पे दोस्तों क्या होता है, एक प्रकार से मैग्नेटिक, उसमें एक प्रकार से एक होती है मैग्नेटिक मेम्ब्रेन कह सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं दोस्तों मैग्नेटिक क्या होती है, एक प्रकार की स्लैब होती है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों मैग्नेटिक स्लैब क्या करती है, लगातार जो साउंड प्रोड्यूस होता है
साउंड को दोस्तों, साउंड में दोस्तों एक प्रकार से छोटे छोटे टाइनी, टाइनी मतलब बहुत छोटे मैग्नेटिक पार्टिकल्स को क्या करती है दोस्तों, थ्रो आउट करती है, थ्रो आउट करती है यानी कि बाहर की ओर फेंकती है। तो यहाँ पे देखिए यदि बाहर की ओर फेंकेगी, यदि आप दोस्तों इसको एक मैग्नेट के पास में रखेंगे यानी कि चुंबक के पास में रखेंगे, तो मैग्नेट क्या करता है दोस्तों, मैग्नेट हमेशा ही आकर्षित और प्रतिकर्षित करता है, यानी कि एक प्रकार से पुल और पुश करता है। तो यदि आप मैग्नेट के पास में रखेंगे टेप रिकॉर्डर को, तो ये क्या करेगा दोस्तों, इनको पुल और पुश करेगा, और इससे क्या होगा, इससे एक प्रकार से जो साउंड है, जो साउंड निकलने वाली साउंड है वो दोस्तों एक प्रकार से ख़राब हो जाएगी, या फिर आप कहें दोस्तों इरेस हो जाएगी। तो यहाँ पर आप कहेंगे साउंड क्या हो जाएगी, इरेस हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी। तो इसीलिए आपको एक मैग्नेट के पास में हमेशा ही टेप रिकॉर्डर को नहीं रखना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नम कपड़े सुखाने वाला ड्रायर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। यानी कि आपको बताना है डैम क्लोथ्स आर ड्राइड इन स्पिन ड्रायर बाय द एक्शन ऑफ। यहाँ पे देखिए दोस्तों जो ड्रायर होता है वो दोस्तों कौन सा वाला एक्शन करता है, यानी कौन सी वाली क्रिया करता है, आपको बताना है। जो कपड़े सुखाने वाला ड्रायर होता है दोस्तों वो एक प्रकार से सेंट्रीफ्यूगल पर कार्य करता है। सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्स होता है, यानी इसको आप बोलते हैं दोस्तों अपकेंद्र बल, इसके आधार पर कार्य करता है। ये कैसे कार्य करता है दोस्तों, देखिए जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है ये केंद्र से बाहर की ओर लगता है। आपने देखा होगा दो प्रकार के फोर्स होते हैं। यदि आप दोस्तों एक पत्थर को एक रस्सी के माध्यम से बांधें तो वहाँ पर आप देखते हैं दो प्रकार के फोर्स होते हैं। एक तो होता है कि जो पत्थर को केंद्र की ओर खींचता है वो आपका दोस्तों सेंट्रीपिटल कहलाता है, जो कि आप देखते हैं एक प्रकार से इलेक्ट्रॉनों में भी लगता है नाभिक के द्वारा, या फिर आप देखते हैं अर्थ में लगता है सूर्य के द्वारा, सन के द्वारा। एक होता है दोस्तों जो बाहर की ओर लगता है, यानी कि पत्थर बाहर की ओर भागने की कोशिश करता है, तो जो बाहर की ओर लगेगा इसको आप कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल। दोनों में इतना अंतर है, आपका सेंट्रीपिटल है जो अंदर की ओर लगेगा, अभिकेंद्र बल है, और जो बाहर की ओर लगेगा वो सेंट्रीफ्यूगल है यानी कि अपकेंद्र बल है। तो यहाँ पे देखिए जब पानी को निकालना होगा दोस्तों कपड़े से, तो केंद्र से एक प्रकार से बाहर की ओर बल लगता है, यानी सेंट्रीफ्यूगल लगता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट हो जाएगा। और यही दोस्तों आपका कपड़ों को साफ करने में भी लगता है। मान लीजिए धूल के कण आपको निकालने होते हैं तो वहाँ भी दोस्तों सेंट्रीफ्यूगल ही कार्य में आता है। और वैसे आप यदि मक्खन को निकालना चाहें दूध से तो वहाँ भी सेंट्रीफ्यूगल ही कार्य में आता है। तो ये सारे रीजन आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जल का प्रयोग वैद्युत अग्नि को बुझाने में नहीं होता क्योंकि, यानी कि आपको बताना है वाटर कैन नॉट बी यूज्ड टू एक्सटिंग्विश अ फायर कॉज्ड बाय इलेक्ट्रिक करंट बिकॉज। यहाँ पे देखिए दोस्तों यदि आपको फायर को बुझाना है, यानी कि आपको यहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर के तौर पे वाटर को क्यों यूज़ नहीं करना आपको बताना है। ऐसी वाली आग में दोस्तों जो कि एक प्रकार से इलेक्ट्रिसिटी से पैदा होती है, या फिर आप कहें दोस्तों जो शॉर्ट सर्किट होते हैं एक प्रकार से, ऐसी वाली आग में क्यों आपको यहाँ पे वाटर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसका रीज़न होता है दोस्तों, आपको मालूम होगा जो पानी होता है, जो वाटर होता है, यह आपका गुड कंडक्टर होता है, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि धारा का दोस्तों क्या होता है, चालक होता है। यदि आप यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को पानी से बुझाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, पानी के द्वारा दोस्तों आपके ऊपर शॉक लग सकता है, यानी शॉक लग सकता है, यानी कि झटका लग सकता है। तो इसीलिए दोस्तों आप पानी का इस्तेमाल यहाँ पे नहीं कर सकते। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर पहला वाला आपको दिखता है, देखिए इट मे कॉज इलेक्ट्रिक्यूशन, यानी कि ये दोस्तों एक प्रकार से वैद्युत आघात का कारण बन सकता है। तो ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पानी कम ताप पर पहाड़ियों में गर्म हो जाता है क्योंकि, यानी कि आपको बताना है वाटर बॉइल्स एट अ लोअर टेम्परेचर ऑन द हिल्स बिकॉज। यहाँ पे देखिए दोस्तों यदि आप बात करें बॉइलिंग पॉइंट की, वाटर की, वाटर बॉइलिंग पॉइंट की, तो ये क्या होता है दोस्तों, यानी क्वथनांक। यदि आप बात करें क्वथनांक क्या होता है, यहाँ पे देखिए माना किसी आपने पात्र में पानी को रखा है और इसे आप दोस्तों हीट करते हैं तो ये बॉयल कब होगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए बॉइलिंग पॉइंट कब होता है, यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट तब होगा जब बाहर का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर
इक्वल हो जाएगा दोस्तों वेपर प्रेशर के, यानी कि जो यहाँ पर अंदर से वेपर प्रेशर पैदा होता है, यानी कि जो वाष्प दाब पैदा होगा दोस्तों, वाष्प दाब यदि वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है तो वहाँ पे दोस्तों पानी उबलने लगता है। ये क्वेश्चन बार बार आता है, आप याद रखेंगे। जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर वेपर प्रेशर के इक्वल होगा दोस्तों तो वहाँ पे क्या होगा, क्वेश्चन आता है आपको, तो वहाँ पर आप कहेंगे वाटर बॉयल होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, आप जानते हैं यदि आप ऊंचाई की ओर जाएंगे, यानी कि जब आप ज़्यादा एल्टीट्यूड की ओर जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे दोस्तों वायु का मान कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटी का मान कम होता है ऊंचाई पर जाने पे। तो इससे क्या होगा दोस्तों, जो एटीएम होगा यानी कि जो एटमॉस्फेयर होगा दोस्तों, उसकी सघनता यानी कि जो डेंसरनेस होती है, यानी जो सघनता होती है ऊपर की ओर कम होगी। तो कम होने से क्या होगा, वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मान कम होगा। और इससे क्या होगा दोस्तों, यदि आपको पानी को उबालना है तो यहाँ भी वही कंडीशन लगेगी, वेपर प्रेशर इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब चूंकि यहाँ पे एटीएम जो आपका है यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है दोस्तों ऊंचाई पे, उसका मान कम हो जाता है। तो इसीलिए कम वेपर प्रेशर में ही दोस्तों पानी उबलने लगेगा, यानी एक प्रकार से आप कहेंगे यहाँ पे जो बॉइलिंग पॉइंट होगा उसका मान दोस्तों कम हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा दिया है, देखिए आप, यहाँ पर आपको सी वाला दिया है। देखिए, देयर इज़ अ डिक्रीज इन एयर प्रेशर ऑन द हिल्स, यानी कि जब आप ऊपर की ओर पहाड़ियों में जाते हैं तो वहाँ पे एयर प्रेशर का मान जो होता है, यानी कि वायु दाब का मान जो होता है दोस्तों, वो कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, वाई डू बर्ड्स नॉट हैव रेस्पिरेटरी ट्रबल एट द टाइम ऑफ फ्लाइंग इन द हाई एल्टीट्यूड, यानी कि कहा गया है जब कोई चिड़िया दोस्तों बहुत ऊंचाई पर उड़ती है तो इसको क्यों रेस्पिरेटरी ट्रैवल नहीं होता, यानी कि जब श्वास लेती है तो वहाँ पे क्यों दिक्कत नहीं होती, वो प्रॉब्लम क्यों नहीं आती, आपको बताना है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो पक्षियों में यानी कि जो बर्ड्स होती हैं दोस्तों, इनमें जो लंग्स होते हैं, इनमें दोस्तों एक एक्स्ट्रा क्या होती है, एक्स्ट्रा थैलियाँ होती हैं, यानी कि आप इनको कहते हैं दोस्तों सैक्स होते हैं, यानी कि थैलियाँ होती हैं, या फिर आप कह सकते हैं कोश होते हैं दोस्तों। इनका यूज़ करने के बाद में क्या करती हैं, एक्स्ट्रा क्या कर लेती हैं दोस्तों, वहाँ पे O2 को कंटेन कर लेते हैं या फिर आप कहीं स्टोर कर लेती हैं, और बाद में आराम से दोस्तों जहाँ पर डेड स्पेस होगा वहाँ पर भी यूज़ कर लेती हैं। क्योंकि जब ऊंचाई पर जाएंगी वहाँ पर तो O2 का मान कम होता है, लेकिन इनके पास में चूँकि पहले से एक्स्ट्रा पड़ा है तो इसके माध्यम से दोस्तों ये रेगुलर O2 का फ्लो करती रहती हैं बॉडी में। तो इसीलिए यहाँ पे हायर एल्टीट्यूड पर भी दोस्तों आराम से उड़ पाती हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा दिया है आपको, देखिए आपको ऑप्शन नंबर सी वाला दिया है, दे हैव एक्स्ट्रा एयर सैक्स, यानी कि दोस्तों इनके पास क्या होते हैं, अतिरिक्त वायु कोश होते हैं, या फिर आप कहें अतिरिक्त वायु थैलियाँ होती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पानी का प्रयोग कार के रेडिएटर में किया जाता है क्यों, यानी कि आपको बताना है वाटर इज़ यूज्ड इन कार रेडिएटर बिकॉज ऑफ इट्स। यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन हमने आपको बताया था 2-3 दिन पहले, वहाँ पर आपको बता रखा था जो हीट कैपेसिटी होती है उसके बारे में, हीट कैपेसिटी या फिर आप कहें दोस्तों स्पेसिफिक हीट के बारे में बता रखा था, या फिर आप कहें इसको विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं आप। इसमें क्या बताया था आपको, माना आपको टेम्परेचर को यहाँ पर ऊपर को बढ़ाना है, यानी कि मान लीजिए आप पानी को ही बॉईल करते हैं, यहाँ पर मान लीजिए आपके पास में वाटर है, आप जब इसको बॉईल करते हैं दोस्तों, आप देखेंगे 1 डिग्री के बाद में यहाँ तक जाने में आपको कुछ टाइम लगता है, यानी कि 2 डिग्री तक आप जाएंगे तो इसके बीच में दोस्तों क्या होता है, लगातार हीट एब्जॉर्ब होती है। और एब्जॉर्ब होने की जो कैपेसिटी होती है दोस्तों, यानी कि ऊष्मा को एक प्रकार से एब्जॉर्ब करने की जो टेंडेंसी होती है या इसको कैपेसिटी होती है दोस्तों, उसी को आप कहते हैं स्पेसिफिक हीट। यानी कि आप देखेंगे सबस्टेंस ने दोस्तों जितनी भी हीट एब्जॉर्ब की वही क्या होगी, एक प्रकार से उसकी विशिष्ट ऊष्मा होगी, या फिर आप कहें हीट कैपेसिटी होगी। तो ये यदि आप देखें दोस्तों पानी में, तो पानी में बहुत ज़्यादा होती है। यदि आप आयरन को लें, कॉपर को लें, या फिर आप अन्य धातुओं को लें, उनके मुकाबले यदि आप पानी को लें दोस्तों, तो इसमें हीट कैपेसिटी जो होती है, यानी ऊष्मा को धारण करने की क्षमता होती है, वो बहुत ज़्यादा होती है। तो इसी प्रॉपर्टी के कारण आप इसका इस्तेमाल करते हैं रेडिएटर में, ताकि दोस्तों आप इंजन को ठंडा रख सकें, क्योंकि ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करेगा, उससे दोस्तों इंजन क्या रहेगा, ठंडा रहेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर हो जाएगा हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है दोस्तों, आपको फैक्टों को याद रखना है, आप खाली क्वेश्चन याद नहीं रखेंगे, एक ही फैक्ट के आधार पर हज़ारों क्वेश्चनों को आप बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों,
दो क्रमांगत नोड तथा एंटी नोड के बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर है, तरंग दैर्ध्य क्या होगी। यानी कि आपको पूछा गया है द डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड एडजेसेंट एंटी नोड इज 30 सेंटीमीटर, द वेवलेंथ इज। यहाँ पे देखिए दोस्तों, आप पहले एक वेव को देखेंगे, इस प्रकार से माना आपके पास में है। तो यहाँ पर जो एंटी नोड और नोड होते हैं ये आपके दोस्तों क्या कहलाते हैं, नोड। यानी कि नोड वो होता है, वो वाला पॉइंट होता है जहाँ पे एम्पलीट्यूड जो है, यानी कि आयाम जो होता है, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव इज 0। यानी कि यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों, जो आयाम होता है वो शून्य होता है। तो ऐसे वाले पॉइंट को दोस्तों आप नोड कहते हैं। और वैसे आप एंटी नोड की बात करें तो ये वाले एंटी नोड होते हैं, ये आपके एंटी नोड होते हैं दोस्तों। यहाँ पे क्या होता है, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है। यानी कि एक प्रकार से दोनों क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, माना वेव यहाँ पे इस प्रकार से चल रही है। तो यहाँ पे जो वेवलेंथ होती है, यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई को, या फिर दोस्तों आप यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई को 1 वेवलेंथ कहते हैं। इसको दोस्तों आप लैम्डा के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे देखिए आपको क्या दिया गया है, आपको दो क्रमांगत नोड और एंटी नोड, एंटी नोड ए हो गया और नोड आपका एन हो गया। तो इनके बीच की दूरी दोस्तों आपको क्या दी है, 30 सेंटीमीटर। और आप जानते हैं यदि आपका यहाँ से लेके यहाँ तक लैम्डा होगा तो आधा क्या होगा दोस्तों, λ/2। यानी कि यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, यहाँ पर आपको λ/2 दिया गया है 30 सेंटीमीटर। तो लैम्डा आपको निकालना है, यानी कि आपको वेवलेंथ को बताना है। तो लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 30 × 2 कर देंगे, यानी कि 60 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप कह देंगे जो वेवलेंथ का मान होगा, यानी कि जो तरंग दैर्ध्य होगी दोस्तों, 60 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो यहाँ पर आप ऑप्शन नंबर बी वाले में टिक कर देंगे, 60 सेंटीमीटर आपका राइट हो जाएगा। तो यहाँ तक दोस्तों आप क्वेश्चन को तैयार करें। उम्मीद है आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे और भी इस प्रकार के क्वेश्चन आपको लगातार बताते रहेंगे, हमारे साथ भी बने रहेगा। ओके, थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।